हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एसीएफ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम फॉरेस्ट्री के सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ चीजें प्रबंधन की बात होती है। तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जिसमें हम साइंटिफिक, टेक्निकली और इकोनॉमिकल सिद्धांतों पर काम करते हैं, जिससे फॉरेस्ट का पूरा प्रबंधन होता है। ठीक है। अब ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है एक्चुअली कहाँ पे एप्लीकेबल है, कि किन जगहों पे हम लोग को ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट को देखना है एक्चुअली। तो हम बात करते हैं द स्कोप ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आर फॉलोस। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। इन जगह पर हम लोग मुख्यतः फॉरेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग कर पाते हैं। जैसे फॉरेस्ट मैनेज सबसे पहले कहां पे हम लोग कहां पे लगा पाएंगे, तो वहां होता है जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशंस एंड स्ट्रक्चर वर्किंग स्टॉक। इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां जो मैनेजमेंट की बात कर रही हैं कि हम जो वन में वृद्धि करने वाले हैं या वन का रखरखाव करने वाले हैं, ये कब अचीव होगा, जब हम वहां पे जो चॉइस ऑफ स्पीसीज है, मतलब प्रजातियों के किस प्रजातियों को हम लोग संरक्षण देना चाह रहे हैं और कौन सी सुटेबल रीजनरेशन कर सकते हैं, इस आधार पे हम लोग कंट्रोल कॉम्पोजिशंस एंड स्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करते हैं। देखिए, कंट्रोल कॉम्पोजिशंस का अर्थ होता है कि आप एक विशेष प्रजाति के पेड़ उगाना चाह रहे हैं किसी प्रमुख क्षेत्र पर। ठीक है, तो एक विशेष प्रकार की प्रजाति को, आइए आपके चॉइस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इसका मैनेजमेंट करना है कि किस प्रजाति के पेड़ों को आपको संरक्षण देना है और किनको बढ़ावा देना है। ठीक है, दूसरा क्या है, कौन सी तरीका अपनाते हैं हम लोग रीजनरेशन के लिए। देखिए, रीजनरेशन का पूरा डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो वहां पे जाइए, वहां पे देख सकते हैं कि सुटेबल रीजनरेशन क्या होता है। तो ये दो क्षेत्र है जहां पे हम लोग इस फॉरेस्ट मैनेजमेंट को अपनाते हैं। तो उनमें से जो उनका जो आधार बनता है कि हम लोग जो चॉइस ऑफ स्पीसीज लेते हैं, मतलब एक एक विशेष प्रकार के प्रजातियों के पेड़ों का हम लोग संरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप पेपर मिल लगाए हैं, तो आप जाहिर से है बांस और कई ऐसे पेड़ों के को संरक्षण देना पसंद करेंगे जिससे हम आप पेपर उद्योग में आपको फायदा हो सके। ठीक है, उसी प्रकार टीक, सागौन जैसे पेड़ों को संरक्षण आप क्यों देंगे, क्योंकि इससे आप लोग क्या है, रेल के जो पटरियों पर बिछाए जाते हैं, ठीक है, जो स्लीपर्स, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल मैनेजमेंट की बात है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो पहला जो स्कोप है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ ऑफ स्टॉक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है हार्वेस्टिंग, यहाँ पे भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देखो, हार्वेस्टिंग मतलब होता है पेड़ों को काटना, लेकिन जंगल को काटना भी एक मैनेजमेंट है। ठीक है, और एंड देख पा रहे हैं मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूसर। तो यहाँ पे बात आती है कि इट्स कवर द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशंस, लॉगिंग प्लान एंड मार्केटिंग द डाटा, सेल्स एंड रेवेन्यू ऑफ प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग और मार्केटिंग है, देखिए ये बहुत बहुत ही जरूरी होता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट आता है, यहाँ बिल्कुल बहुत जरूरी होता है कि मैनेजमेंट जो है इस तरीके से की जाए कि हार्वेस्टिंग के खर्चे और हार्वेस्टिंग से जो हमको फायदा होने वाला है, ठीक है, उसका हम लोग आज के मार्केट की तुलना करके, मार्केट के जो रेट है उसके आधार पे हमको क्या मिलता है, किसी पेड़ का जो है रेवेन्यू प्राप्त होता है, किसी जंगल को काटने का उसका रेवेन्यू प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस पे जो किस आधार पर मैनेजमेंट करते हैं, तो पहली बात तो है ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, अब इसको ट्रेन के माध्यम से भेजना है, बस के माध्यम से भेजना है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन की बात होती है कि किन्हीं दो राज्यों के बीच भेजना है या किसी देशों को सप्लाई होना है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से हम हार्वेस्टिंग कब करें, हार्वेस्टिंग मतलब पेड़ों को कब काटें और उसको सही समय पे काट के सही उचित दामों में बेचना, ये होता है हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग प्रोसीजर्स फॉर द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरी चीज जो प्रबंधन की बात आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है ऑफ द फॉरेस्ट प्रॉपर्टी एंड द पर्सनल्स। ठीक है, यहाँ पे बात आती है कि यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो वन अधिकारियों द्वारा, वन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, फॉरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये मैनेजमेंट को अपने पर्सनल्स मतलब लेबर मैनेजमेंट,
ठीक है, वेलफेयर मैनेजमेंट। और यहाँ पे जो भी जैसे रेंजर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, इनके इसको बोला जाता है मेन पावर मैनेजमेंट का। यहाँ पे मेन पावर मैनेजमेंट की बात होती है। मेन यहाँ पे हम लोग मेन पावर मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मेन पावर मतलब जो भी लेबर है या जो वर्कर्स है, जो अधिकारी है, उनको किस प्रकार से ड्यूटी आप ड्यूटी असाइन करते हैं, इसका देख रेख के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है। देखिए 3 चीज ही इंपॉर्टेंट थी जो आपको देखना था। ये पूरे डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक फॉरेस्ट का यूज हम कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एक घने जंगल जिसे हमने बसाया था कुछ सालों पहले, सॉरी, ठीक है, ये जैसे कि देख पा रहे हैं एक घना जंगल है जिसको हमें कई साल पहले बसाया था। अब उसकी हार्वेस्टिंग कर ली और साथ में जनरेशन भी किया। ठीक है, अब उससे प्राप्त हुए पौधे का ये इन्वेंट्री बनाया और ये इंडस्ट्रीज में हम लगाने जा रहे हैं। ठीक है, चाहे तो हम सप्लाई करके दूसरे को भेज भी सकते हैं। तो ये एक साइकिल चलता है। ठीक है, तो ये पूरा मैनेजमेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज की। मैनेजमेंट में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे नॉर्मल यील्ड की बात है। तो पहले आप मैं को समझा रहा हूं, पहले यील्ड क्या होता है ये समझिए। पहली बात होती है कि आपको ये यील्ड समझना है। ठीक है, यील्ड का मतलब होता है सही समय में पेड़ों को काट के बेचना जब उसका सबसे उचित दाम मिलता है। तो आप जरा देखिए, इधर अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, इधर मैं कॉस्ट की बात कर दूं और इधर मैं एज की बात कर लूं, तो एक पेड़ का जो एज है मान लीजिए 100 साल का है, 100 साल का कोई पेड़ है। ठीक है, तो एक ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है जहां पे कॉस्ट क्या हाई मिलता है। ये देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमम पॉइंट है। ये जो है ये मैक्सिमम रेवेन्यू का पॉइंट है। ठीक है, तो मैक्सिमम रेवेन्यू का जो पॉइंट है यहाँ पे इस एज पे पेड़ को काटना सही रहता है। ठीक है, ना उससे पहले ना उसके बाद। ठीक है, ये जो पॉइंट है मान लीजिए 100 साल का पेड़ है और इसको 65 से 75 साल का जब उम्र हो जाता है, इस समय ये परिपक्व पेड़ सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। तो ये जो समय रहता है इससे हम लोग अच्छे रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, इसको हम लोग यील्ड पॉइंट कहते हैं, इसको हम लोग ही यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये है यील्डिंग की बात होती है। जब आप उचित मतलब बहुत एक किसी भी प्रजाति के पेड़ को जब हम उचित समय पे काट के उसका सही मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, वही उसका यील्डिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, चलो पढ़ते हैं नॉर्मल यील्डिंग। देखिए नाम से पता चला नॉर्मल यील्डिंग क्या होता है। एक होता है नॉर्मल फॉरेस्ट, तो याद रखिएगा नॉर्मल जो फॉरेस्ट होते हैं, नॉर्मल फॉरेस्ट से मिलने वाला जो यील्ड है, नॉर्मल फॉरेस्ट से जो यील्ड प्राप्त होता है, ठीक है, नॉर्मल फॉरेस्ट से मिलने वाला यील्ड है उसे हम नॉर्मल यील्ड कहेंगे। और नॉर्मल फॉरेस्ट क्या होता है, सामान्य सामान्य वन। ठीक है, जिसको आप जो देख रहे हैं उसकी जो विकास है वो सामान्य तरह नॉर्मल ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसको नॉर्मल फॉरेस्ट कहेंगे। डिटेल अभी बताने वाला हूं, थोड़ी जस्ट आगे डिटेल पढ़ेंगे कि नॉर्मल फॉरेस्ट एग्जैक्टली होते क्या जी। तो नॉर्मल फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाला यील्ड जो है, यील्ड को अभी आपने समझा, नॉर्मल फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाला यील्ड को हम लोग नॉर्मल फॉरेस्ट कहेंगे। ठीक है, जो एक सामान्य वर्ष में काउंट होता है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल यील्ड। जहां सस्टेनेबल यील्ड की बात आती है, यहाँ पे क्या होता है, एनुअली जो यील्ड प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे एनुअली जो यील्ड होता है, एनुअल यील्डिंग। ठीक है, एनुअल यील्ड को जो एक पीरियोडिक समय के लिए होते हैं, जैसे 2 सालों के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, मान लीजिए 1 साल के लिए, 1 साल के लिए जो यील्डिंग प्राप्त हुआ उसे हम सस्टेनेबल यील्ड कहते हैं, जो पीरियड बाय पीरियड रिपीट होते हैं। ये क्या हम रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते हैं हर साल की तरह। एनुअल जो यील्ड प्राप्त था उसको सस्टेनेबल यील्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव यील्ड को। अब ये प्रोग्रेसिव यील्ड क्या होता है, प्रोग्रेसिव यील्ड जैसा कि नाम से पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल जो है, जैसे क्या होगा, मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिखूं तो प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी ऑफ जो सॉइल है और जो या क्रॉप्स है, क्रॉप्स मतलब फसल है, ठीक है, वो क्या होता है, हर साल बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल बढ़ने से क्या हो जाता है, तो यील्डिंग भी बढ़ती है। तो ये यही दोनों इफेक्टिव है, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल और क्रॉप्स के बढ़ने से, क्रॉप्स मतलब फसल, वानिकी फसल बढ़ने से क्या होता है कि यील्डिंग बढ़ती है, ठीक है, यील्डिंग मतलब पैसा, रेवेन्यू बढ़ता है। तो हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहता है, हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट होता रहता है यील्डिंग में, तो इसे हम प्रोग्रेसिव यील्ड कहते हैं, ठीक है। ये यील्डिंग जो होते हैं हर साल इंक्रीमेंटल हमको मिलता रहता है, जिसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। तो ये आप तीनों ने समझा कि सामान्य वन है, सामान्य वन है जहां पे जो विकास है वो एक प्रकार से स्थिर है, ठीक है। वन का जो एक्सप्लोरेशन है, मतलब वन का जो बढ़ा हुआ क्षेत्र है वो क्या है, एक प्रकार से अगर स्थिर है तो यहाँ से मिलने वाला जो यील्ड है इसको हम लोग नॉर्मल यील्ड कहेंगे। सस्टेनेबल यील्ड की बात करें, किसी एक पीरियोडिक समय के लिए जो सालाना हम एनुअली जो मिलता है यील्ड, उसको हम लोग सस्टेनेबल यील्ड कहेंगे। तीसरा, मैनेजमेंट के तौर पर अगर प्रोग्रेसिव यील्ड की बात करें तो प्रोग्रेसिव यील्ड क्या होता है कि आपका जो सॉइल है या फिर जो फसल है, वानिकी फसल है, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी इसकी बढ़ रही है हर साल थोड़ा थोड़ा। तो जो यील्डिंग इससे मिलता है, इस यील्डिंग को हम लोग कहेंगे ये इंक्रीमेंटेड या प्रोग्रेसिव यील्ड। बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल यील्ड। देखिए सस्टेनेबल यील्ड की जो बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक तरफ से यील्ड, आप यील्डिंग, सही यील्ड प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जरूर आप हार्वेस्टिंग करेंगे या फेलिंग करेंगे। फेलिंग मतलब पेड़ों को काटना। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यील्डिंग जो की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो फेलिंग है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फेलिंग जो है वो क्या है, लगभग एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट ये किसके बराबर हो, एटलीस्ट जो फेलिंग बराबर हो जनरेशन के, जो न्यू जनरेशन हो रहे हैं, जो न्यू जनरेशन हो रहे हैं, रीजनरेशन। देखिए जितने नए पेड़ उगाए जा रहे हैं, एटलीस्ट उतना या उससे कम, एटलीस्ट उतना या उससे कम फेलिंग मतलब पेड़ों का हार्वेस्टिंग हो, तो इनसे प्राप्त होने वाला जो यील्डिंग है, ऐसे यील्ड को हम लोग क्या करेंगे, इतना इस फेलिंग से जो यील्ड मिल रहा है और जो अपकमिंग यहां से जो यील्ड मिल रहा है, इस फेलिंग मतलब हार्वेस्टिंग से जो यील्डिंग प्राप्त होता है वो कम से कम इसके इक्वल मिले, ठीक है। जितने नए पेड़ मिलने आने वाले हैं या नया जनरेशन हो रही है, एटलीस्ट उसके इक्विवेलेंट अगर हम लोग को यील्डिंग प्राप्त होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं सस्टेनेबल यील्ड, ताकि हम लोग सरवाइव कर सकें। मतलब इतना, एक प्रकार से इतनी राजस्व प्राप्त हो, इतने राजस्व मैनेजमेंट से प्राप्त हो कि अगले जनरेशन के लिए हम लोग, अगले जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हम लोग विकास करने वाले हैं वानिकी फसल की, उतना पैसा मिल जाए, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड से कॉन्सेप्ट क्या समझेंगे कि ये जो अपना फेलिंग हो रहा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर आता है तो आप समझ पाएंगे कि जो फेलिंग है मतलब जो हार्वेस्टिंग है, ठीक है, फेलिंग मतलब पेड़ों को काटना, जो फेलिंग है वो किससे बड़ा हो, जो न्यू जनरेशन से है, जो अभी जनरेशन कर रहे हैं, न्यू रीजनरेट जो क्रॉप्स है, रीजनरेशन क्रॉप्स। देखिए जो न्यू रीजनरेशन क्रॉप्स है, फेलिंग की जो यील्डिंग है, फेलिंग की जो यील्डिंग है, यहां से मिलने वाली जो यील्ड है, ठीक है, यहाँ को जो मिलने वाली यील्ड है वो कम से कम न्यू जनरेशन वाली क्रॉप यील्डिंग से ज्यादा हो, इसे हम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड है, यही सबसे अच्छी जो स्टेटस बताती है किसी वानिकी मैनेजमेंट का। आपका प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड जितना अधिक होगा, प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल यील्ड जितना अधिक होगा, उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा किसी भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपका हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग प्रोड्यूस मैनेजमेंट के थ्रू हो, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
रोटेशन की तरफ। देखिए अब नया टर्मिनोलॉजीज है जिसे हम कहते हैं रोटेशन। तो ये रोटेशन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए नाम से जैसा पता चल रहा है कि रोटेशन का मतलब होता है कि किसी फसल को दोबारा उगाना, ठीक है। तो यहाँ फसल से ताल्लुक है नए पेड़ों का उगाना। वानिकी में नए पेड़ों को उगाना ही क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि रोटेशन क्या है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको यील्डिंग समझाया था, तो अगर यहाँ पे समझे, जैसे ये इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि आप देखते रहे हो ये रोटेशन एज है, ये जो है रोटेशन एज है, यहाँ पे लिखा है रोटेशन एज, ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, रोटेशन एज इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है, ये क्या है एनपीए, एनपीवी सॉरी, ये एनपीवी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है, ठीक है। नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है मतलब किस समय पेड़ों पे काटा जाए जिससे उनको नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है वो जो है वो क्या है मैक्सिमम मिले। नेट प्रॉफिट वॉल्यूम जब मैक्सिमम मिलता है उस समय हम लोग पेड़ों की कटाई करते हैं, ठीक है। इसी को रोटेशन कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैं रोटेशन कहूं, दूसरे शब्दों में अगर रोटेशन कहूं कि मान लीजिए कोई ऐसा किसी प्रजाति के पेड़ों का हम लोग ये वन उगाए थे, ठीक है। अब इस पेड़ की जो उम्र है वो मान लीजिए 100 साल की है, ठीक है। 100 साल में अगर 100 साल तक इंतजार करेंगे इसकी लाइफ का, इस पेड़ की लाइफ 100 साल है, तो 100 साल तक इंतजार करके उसके बाद इस पेड़ को काटेंगे तो हमारा जो रेवेन्यू मिलने वाला है वो लगभग 0 होगा, ठीक है। लगभग इसको मतलब अच्छे रेट पे नहीं मिल पाएगा, ये सिर्फ एक खराब प्रोडक्ट की तरह माना जाएगा, ठीक है। तो वानिकी से भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, अच्छी रेवेन्यू चाहते हैं, एनपीवी ज्यादा चाहती है। आप देख पाएंगे कि एनपीवी ज्यादा हो ये चाहती है, तो क्या करेंगे इसको 100 साल में नहीं, मान लीजिए इसका जो एनपीवी जो उम्र है वो 75 साल में सबसे ज्यादा होता है। तो 75 जो साल है, ठीक है, 75 साल मतलब 25 साल पहले, 25 साल पहले ये अच्छा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और उससे पहले या उसके बाद में अगर इस पेड़ की कटाई किया जाए तो इसका अच्छे रेट पे नहीं मिलता है, तो एनपीवी जो है गिर जाता है, एनपीवी जो है नेट प्रॉफिट वॉल्यूम कम हो जाता है, क्योंकि ये एक या दो पेड़ की बात नहीं होती है, ये लगभग कई हजार पेड़ों की बात हो जाती है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर इसको सही समय में ना उससे पहले या उसके बाद में काटा जाए। तो एनपीवी एक पर्टिकुलर हर प्रजाति का अलग अलग होता है, ठीक है। तो उस दौरान जैसे 100 साल का एक उदाहरण के लिए मान लीजिए एक बड़े से क्षेत्र में आपने ये सारे पेड़ लगाए हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार एक प्रजाति का पेड़ लगा हुआ है, ठीक है। इनकी उम्र 100 साल की है, तो इनका जो रोटेशन पीरियड आ गया है तो 25 सालों का है। तो 25 सालों में यहाँ पे काटेंगे मान लो, तो 25 साल बाद यहाँ पे काटे, ठीक है। अब यहाँ पे खाली हो गया तो अगले 25 साल में यहाँ, अगले 25 साल में यहाँ, पूरी जंगल को एक साथ नहीं काटते, धीरे धीरे काटते हैं, फिर जब तक ये बड़े हो, जब तक ये कट के बड़े होते हैं तब तक ये कट जाते हैं, ये कर इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो 25-25 साल करके 75 सालों में इनका साइकिल चल रहा है। तो हर 25 साल में आप काट रहे हैं, हर 25 सालों में काट रहे हैं, तो रोटेशन साइकिल क्या हो गया, तो रोटेशन ईयर जो हो गया इनका, रोटेशन ईयर है वो कितना हो जाएगा 25 साल, 25 साल का इनका रोटेशन ईयर हो जाता है, ठीक है। हर 25 साल में इस स्पीस का हम लोग कटाई करते हैं, ठीक है। तो इसे हम रोटेशन करते हैं, जो फसल है उसको नई फसल बनाने के लिए हम पेड़ों की कटाई करते हैं, इससे हम रोटेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आपने देखा रोटेशन को समझा, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रोटेशन। देखिए टाइप ऑफ रोटेशन में सबसे पहला है फिजिकल रोटेशन। नाम से पता चल रहा है फिजिकल रोटेशन मतलब आप पूरी उसके फिजिकली उसको उठा के कहीं और उगा देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वैसी जलवायु और वैसा वातावरण आप उसको देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि ऐसा करने से नेचुरली एक नेचुरल लीज ऑफ लाइफ देते हैं, मतलब एक अच्छे परिवेश में उसको उगने का नया उत्साह भर देते हैं उस पौधे में या पेड़ में, ठीक है, जिससे उसको एक नई जगह में उगने का, विकसित होने का मौका मिल जाता है। जैसे ऐसे फिजिकल रोटेशन कहाँ पे हो पाता है कि ये जो रोटेशन है यह आपको प्रोटेक्शन एंड एमिनिटी फॉरेस्ट में, जहां पे हम लोग क्या है
वनस्पतियों का संरक्षण करने के लिए हम लोग क्या है किसी बायोस्फीयर में एक बड़े से विकास करते हैं वनों का, वहां पे लगाते हैं। दूसरा आप देख पाएंगे कि पार्क एंड लैंड्स में, पार्क में लगाने के लिए या रोड साइड एवेन्यू बनाने के लिए, ठीक है। तो ये सब जगह है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल रोटेशंस करते हैं, ठीक है। जहां पे नर्सरी से पेड़, मान लीजिए ये नर्सरी है, जैसे आपने क्या किया, नर्सरी से पेड़ उठाया, ये नर्सरी है मान लिया, नर्सरी से पेड़ उठा के किसी उचित उद्यान में, पार्क में या रोड साइड जगहों पे लगा दिया, ठीक है। जिससे क्या हो जाता है, इनका फिजिकली जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है और ये अच्छे से पनप पाते हैं, ताकि क्योंकि इसको उसके मुताबिक हम लोग इन्वायरमेंट और इनके जो भी जरूरी न्यूट्रिशंस है उसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसे फिजिकल रोटेशंस कहा गया कि एक जगह से पेड़ को काट कर या उठा के दूसरी जगह लगा दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है आप देख पाते हैं, सेकंड है सिल्वीकल्चरल रोटेशन। देखिए सिल्वीकल्चर को मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है 6 से 8 वीडियो में, तो वहां से सिल्वीकल्चर को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ बताऊंगा। सिल्वीकल्चर एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग पेड़ों के रोटेशन या कटाई पे जोर देते हैं और नए जनरेशन को विकास देते हैं, मतलब नई फसल को लगाते हैं उसी प्रजाति के, ठीक है। कई प्रकार के साइंटिफिक जो टेक्निक्स अपनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे रोटेशन जो होते हैं ये कहाँ के लिए अप्लीकेबल होते हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए जैसे कि ये है कि ये जो रोटेशन होते हैं ये एक्चुअली वहां पे अप्लीकेबल है जहां पे एस्थेटिक और रिक्रिएशन फॉरेस्ट की जरूरत होती है, ठीक है। एस्थेटिक और रिक्रिएशन जहां जिस फॉरेस्ट में होता है वहां पे सिल्वीकल्चर रोटेशंस की आवश्यकता होती है। तो कोई अगर ये पूछे कि सिल्वीकल्चर रोटेशंस कहाँ अपनाई होगा, तो याद रखिए कि रिक्रिएशन ऑफ फॉरेस्ट्री और एस्थेटिक मतलब होता है अच्छा दिखना। जिस जंगल के विकास में हम लोग अच्छी लुक्स या अच्छे वातावरण देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वहां पे सिल्वीकल्चर रोटेशन को अपनाते हैं। जैसे खास कर ये कहाँ होता है, ऐसी जगह है जहाँ पे बायोस्फीयर है, ठीक है, नेशनल पार्क है, ऐसे जगहों पे हम लोग सिल्वीकल्चर रोटेशन अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि जो तीसरा जो है टेक्निकल रोटेशन होता है। नाम से पता चल रहा है टेक्निकल रोटेशन। अब ये टेक्निकल रोटेशन जो होते हैं एक्चुअली ये क्या है, मैक्सिमम यील्ड प्राप्त करना, मतलब स्पेसिफिक यील्ड और मैक्सिमम मटेरियल प्राप्त करने के लिए ऐसे रोटेशन टेक्निक अपनाए जाते हैं। ऐसा कहाँ किया जाता है, मान लीजिए टीक है, शीशम है या साल सागौन जैसे पेड़ हैं जिनका हम फर्नीचर डेवलप करते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्नीचर डेवलप करते हैं। तो उसकी डिजायर्ड क्वालिटी स्टेटस मेंटेन होने के बाद हम क्या करते हैं, उस पेड़ की कटाई करते हैं ताकि अधिक से अधिक हमको क्या है अपने इंडस्ट्रीज के लिए फायदा हो सके। तो ऐसा टेक्निकल रोटेशन का हम अपनाते हैं रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए, पल्प वुड में। देखिए पल्प वुड जो होता है ये एक्चुअली होता है पेपर मिल के लिए। जो पेपर मिल वाले होते हैं ये पल्प वुड अपनाते हैं, ठीक है, जिससे वो लुगदी बना के क्या पेपर बना सके। तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, मैंने कहा कि रेलवे एक इंडस्ट्रीज है और पेपर मिल भी इंडस्ट्रीज है। तो टेक्निकल जो आप देख पा रहे हैं कि जो टेक्निकल वो है टेक्निकल इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट में टेक्निकल रोटेशंस किया जाता है, ठीक है। टेक्निकल रोटेशन में जहां पे उसको अधिकतम लकड़ी प्राप्त हो सके और मैक्सिमम यील्ड वो लोग ले सके, ताकि फर्नीचर इंडस्ट्रीज में अच्छे फर्नीचर बना सके वो लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन फोर्थ टाइप रोटेशन देखते हैं। ये रोटेशन आपको देखिए नाम से जानना जरूरी है, इसलिए मैं विस्तार में बता रहा हूँ। जैसे रोटेशन फॉरेस्ट ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, नाम से पता चल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे जो एनपी नेट प्रॉफिट वॉल्यूम है ना, वो ज्यादा प्राप्त करने के लिए ऐसी रोटेशन अपनाया जाता है। और जैसा कि इट इज द रोटेशन हैव द यील्ड इज द मैक्सिमम ऑफ द एनुअल, तो एनुअल जो एनपीए है उसको ज्यादा मिल सके, ठीक है, इसके यहाँ पे अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि द एज एट विच द MAI कल्मिनेट्स, मतलब MAI जो होता है ये क्या मीन एनुअल इंक्रीमेंट होता है। मीन एनुअल इंक्रीमेंट जो है अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मीन एनुअल जो इंक्रीमेंट होता है
वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। मीन एनुअल प्रॉफिट जहां ज्यादा लेना हो, ठीक है, उस वहां पे हम लोग क्या करते हैं, रोटेशंस ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ वॉल्यूम से ताल्लुक रखते हैं, ना कि हम लोग क्वालिटी को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम से ताल्लुक रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक का अपनाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रोटेशन वॉल्यूम प्रोडक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम। देखिए रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम का मतलब रहता है कि जो एवरेज एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमको ज्यादा मिल सके, ठीक है। तो इसके लिए रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम को मायने रखता है यहाँ पे क्वालिटी कैलकुलेशन को, और टाइम इसका बेस नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज कैलकुलेटेड विदाउट इंटरेस्ट एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। तो टाइम और इसमें क्वालिटी को बेस ना मान के इसमें प्रॉफिट और पैसे को मतलब रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वॉल्यूम ज्यादा क्रिएट करना है तो रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है। फाइनली आते हैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल रोटेशंस। तो जैसा कि नाम से बताएं, इट इज अ रोटेशन विथ यील्ड एट द हाईएस्ट नेट रिटर्न। नेट रिटर्न जो यील्ड है वो ज्यादा मिले, मतलब वो लगभग उतना मिले कि जितना इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उससे हमको ज्यादा बेनिफिट हो सके। दिस रोटेशन गिव द हाईएस्ट डिस्काउंट बेनिफिट्स, ठीक है। तो ये रोटेशन जो है, ऐसे रोटेशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लगभग उतने के समान हमको फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सके, हमको क्या है, फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सके, ये वो रोटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए मैनेजमेंट उतना ही आवश्यकता होती है, इसलिए रोटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो आप हर रोटेशन का मतलब समझिएगा कि फिजिकल रोटेशन कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो ऐसा एमिनिटी फॉरेस्ट, पार्क और रोड साइड के लिए होगा। और जैसे सिल्वीकल्चर रोटेशंस जो होते हैं वो एस्थेटिक और रिक्रिएशन वाले फॉरेस्ट के लिए होगा। एप्लीकेशन जरूर याद रखेंगे। टेक्निकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या है, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट के लिए अपनाए जाते हैं, ये नाम याद रखिएगा। रोटेशन फॉरेस्ट इसको वॉल्यूम कंसिडरेशन है, ना कि पैसा। यहाँ पे जो है मतलब पैसा तो मिलना ही है, आप वॉल्यूम से पैसा बनाते हैं और यहाँ से भले कम प्रोडक्शन हो लेकिन ज्यादा रेवेन्यू मिल सके। और ये टोटल फाइनेंशियल इफेक्ट की बात करते हैं कि जो भी आपका नेट कैपिटल है उससे ज्यादा हमको प्रॉफिट हो सके, ऐसे रोटेशन को अपनाते हैं, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ रोटेशन की बात हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए जितने भी मैंने रोटेशन बताया इनमें से आपको यहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ही कारगर होते हैं। आप देख सकेंगे ये वाला टेबल कि जैसे कंट्रोल ऑन सर्विस, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कंट्रोल ऑफ सर्विस किन दो रोटेशन में मिलेगा, ठीक है। तो पहला और दूसरा रोटेशन, पहला फिजिकल रोटेशन था, दूसरा सिल्वीकल्चर रोटेशन था, ठीक है। अभी आपने देखा यहाँ पे, ये देखिए ये दो पहले जो है, ठीक है, इन दो पहले की बात कर रहा हूं, तो ऐसे ही क्रम है, ठीक है। दूसरा और चौथे का, फिर पांचवें और छठवें का, ठीक है। तो ये इनका दो का ग्रुप जो है वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल के लिए है। जैसे पहला कंट्रोल ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस का कंट्रोल के लिए फिजिकल रोटेशंस और सिल्वीकल्चर रोटेशन को अपनाते हैं, ठीक है। और कंट्रोल ऑफ आउटपुट का कंट्रोल करने के लिए टेक्निकल रोटेशंस और रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम तीसरे और चौथे का। यहाँ का जो पहला और दूसरे के लिए था, दूसरा रोटेशन था, यहाँ पे तीसरा और चौथा का रोटेशन था, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या था, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। उसी प्रकार कंट्रोल ऑफ रिटर्न की बात करते हैं तो ये था रोटेशन ऑफ हाईएस्ट रिटर्न और फाइनेंशियल इनकम। तो ये था पांचवा और छठवां रोटेशन। तो दो के कॉम्बिनेशन से पहले जो दो रोटेशन थे वो कंट्रोल ऑफ सर्विस थे, फिर तीसरे और चौथे जो रोटेशन थे वो कंट्रोल ऑफ आउटपुट थे, पांचवा और छठवां जो रोटेशन था वो कंट्रोल ऑफ रिटर्न था। तो पहला था फिजिकल और सिल्वीकल्चर, दूसरा था जो तीसरा और चौथा था वो है टेक्निकल रोटेशन और मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोडक्शन, और पांचवा और छठवां था आपका रोटेशन ऑफ हाईएस्ट रिटर्न और फाइनेंशियल इनकम। तो दो के कॉम्बिनेशन से आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कंट्रोल ऑफ सर्विस के लिए
कौन से दो रोटेशन की आवश्यकता होती है, तो फिजिकल रोटेशन और सिल्वीकल्चर रोटेशन। तो इस प्रकार से कंट्रोल ऑफ सर्विस, कंट्रोल ऑफ आउटपुट एंड कंट्रोल ऑफ रिटर्न के लिए आपको पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।